हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि पर। जहां साथियों आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए बायोलॉजी के 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी क्वेश्चंस एनसीईआरटी से उठाए गए हैं और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न इसमें भी शामिल किया गया साथियों। अगर आप इतना कर लेते हैं साथियों तो आपका 35 में 35 क्वेश्चन सही हो जाएगा मात्र 200 क्वेश्चन से। तो साथियों इस चैनल पे अभी तक आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना तैयारी अपने आप कर सके इस स्टडी विथ रवि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। क्योंकि साथियों टेलीग्राम चैनल पर इसलिए ज्वाइन होइएगा आप लोग क्योंकि वहां पे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जा रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ और क्लास नोट्स, टॉपर्स नोट्स भी वहां पे आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अभी जाए और जरूर ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को और स्टडी विथ रवि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि हमें भी लगे कि आप लोग लगातार क्लास को देख रहे हैं। और सभी क्वेश्चंस को हाईलाइट करके लाया गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लाया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कहता है कि प्रतिलेखन है। प्रतिलेखन क्या है साथियों बताएंगे आप लोग फटाफट से। पहला नंबर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रतिलेखन आखिर क्या होता है। डीएनए का बनना होता है, संदेश वाहक आरएनए का बनना होता है, या प्रोटीन का बनना होता है, या अमीनो अम्ल का बनना होता है। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए एक एक स्टूडेंट का, ताकि ऐसा लगे कि आप लोग लगातार पढ़ाई कर रहे हैं साथियों। तो प्रतिलेखन का क्या मतलब होता है, तो संदेश वाहक आरएनए का बनना होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट है? सभी लोग सहमत है इससे? जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से, सभी स्टूडेंट बताएंगे। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सभी का एकदम राइट है। चलिए दूसरा नंबर सवाल की ओर। रोध कूट की संख्या कितनी होती है? बताइए रोध कूट की संख्या कितनी होती है? दूसरा नंबर सवाल का जवाब फटाफट आना चाहिए सभी स्टूडेंट का और फटाफट से शेयर कर दीजिए इस लाइव क्लास को ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाए। सभी का जवाब आना चाहिए कि रोध कूट की संख्या कितनी होती है। एक होती है या दो होती है, तीन होती है या चार होती है? साथियों आपको पता होगा रोध कूट की संख्या टोटल 3 होती है। याद रखिएगा टोटल कूट की संख्या अगर पूछता है साथियों तो 64 होती है, याद रखिएगा। लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर रोध कूट यहाँ पे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। क्या याद रखेंगे? ऑप्शन नंबर सी एकदम याद रखिएगा, 3 होती है। कितना होती है साथियों? 3 होती है। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल पे। कहता है कि उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है। उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है किसमें? बताइए। सभी का जवाब आना चाहिए साथियों, फटाफट से बताएंगे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें फटाफट से। तो बताएंगे उत्परिवर्तन सामान्यतः गामा किरण में कराया जाता है। किसमें कराया जाता है साथियों? गामा किरण में कराया जाता है, याद रखिएगा। और डीएनए का, जी हाँ साथियों, पृथक्करण यानी छानना किसके माध्यम से किया जाता है? तो याद रखिएगा इथिडियम ब्रोमाइड। क्या इथिडियम ब्रोमाइड में किया जाता है? याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे है उत्परिवर्तन सामान्यतः कराया जाता है तो वो गामा किरण में कराया जाता है। किसमें? गामा किरण, याद रखिएगा। सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 4 नंबर सवाल है, फटाफट से करते हैं। कहता है कि डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अगर डीएनए से संदेशवाहक आरएनए कहने का मतलब यहाँ पे होता है, इसको समझिए। संदेशवाहक का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। क्या होता है साथियों यहाँ पे? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर, जो भी आप मैसेंजर यूज करते हैं, टेलीग्राम मैसेंजर या कोई भी, तो क्या करते हैं? एक सूचना को एक जगह से साथियों क्या करते हैं? दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसी को कहते हैं कि डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया। मतलब डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनाया जाता है कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल या जो भी लक्षण है वो आरएनए के माध्यम से, संदेशवाहक आरएनए के माध्यम से आगे की ओर जाए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। प्रतिकरण यानी द्विगुणन, वाष्पोत्सर्जन, प्रतिलेखन या रूपांतरण। जी क्या कहते हैं? तो डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बनने की क्रिया जो है साथियों यहाँ पे क्या कहलाती है? प्रतिलेखन कहलाती है, याद रखिएगा। क्या कहलाती है? प्रतिलेखन। हाईलाइट यहाँ पे गलत किया गया है, याद रखिएगा। ये जो है 4 नंबर का ऑप्शन नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, याद रखिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग पीडीएफ के भरोसे न रहे और रोज का क्लास जरूर देखिए ताकि जो भी
मैं यहाँ पे बोलूंगा वो भी आपको क्लियर होते जाएगा, और जो क्वेश्चंस यहाँ पे लाया गया है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कहीं कहीं जो है ऑप्शन मिसप्रिंट कर दिया गया है, तो जो मैं सही है वो बता रहा हूँ आपको। तो आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं, ये भी प्रश्न का जवाब पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट से, आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। तो बताइए 8 होते हैं, 16 होते हैं, 32 या 64। सभी का जवाब आना चाहिए कि आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं। तो 64 होते हैं, याद रखिएगा। कितने होते हैं साथियों? 64 कूट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। आनुवांशिक कूट की बात किया है और टोटल के टोटल 64 कोड है। और बात करें इस क्वेश्चन के साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल आप लोग इसे याद रखें, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया भी क्वेश्चन ये आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। कहीं भी आप जाइएगा, कोई सा ऐसा बुक उठाइएगा, सभी बुक में ये प्रश्न आपको मिलेगा। आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं? तो 64 याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी सभी का आ रहा है, राइट ऑप्शन है। चलिए बताइए फटाफट से, सभी का आ रहा है। अतः एक क्वेश्चन का और जवाब बताइए कि प्रथम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कौन सा है। जी हाँ, प्रतिबंधन एंजाइम से क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज आया था, प्रतिबंधन कौन सा था? ऑप्शन है साथियों हिंड 1, HIND हिंड 1 या 2, कौन सा है? तो याद रखिएगा हिंड 2 जो है प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम कहलाता है ये, या एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहलाता है। हिंड 1 नहीं है, 1 लगा हुआ है लेकिन ये प्रथम बार में नहीं खोजा गया, ये प्रथम है, हिंड सेकेंड याद रखिएगा। तो इसी प्रकार का जो भी प्रश्न इसके माध्यम से बन सकता है वो बताने का पूरी तरह से प्रयास हमारे तरफ से किया जा रहा है, और इसे आप लगातार कैच करते रहिए ताकि आपके एग्जाम के दिन एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। 6 नंबर सवाल है और सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, याद रखिएगा। और ये 2024 में निश्चित रूप से फिर से पूछा जा सकता है, ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, यह सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कहता है निरेनबर्ग ने, जैकब और मोनार्ड ने, या खुराना, प्रोफेसर खुराना का नाम आता है एनसीईआरटी में, याद रखिएगा, या मेथाई ने। ओपेरॉन मॉडल किसने प्रस्तावित किया? सबसे पहले यह बात यह किया जा रहा है कि ओपेरॉन मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था। सभी का जवाब आना चाहिए साथियों। यह ऑप्शन नंबर बी आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है, जैकब और मोनार्ड ने। जैकब और मोनार्ड ने ओपेरॉन मॉडल सबसे पहले प्रस्तावित किया था। याद रखिएगा, ये प्रश्न की बात करें 2024 के एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। MBBI सवाल है, BBI सवाल है साथियों आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। और गेस भी मैं इसे कर देता हूं इस सवाल को। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं, 7 नंबर। मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति उदाहरण है। बताइए कि मानव में त्वचा के रंगों की वंशागति का उदाहरण है। यहां पे मतलब पूछा जा रहा है कि मानव की त्वचा में एक जीन की वंशागति होती है, यानी एक ही जीन जाता है या 2 जीन जाता है, एक जीन जाता है, 2 जीन की वंशागति होती है। वंशागति कहने का मतलब है एक वंश से दूसरे वंश में लक्षण को जाना, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है साथियों अधिक जीन की वंशागति होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। तो मानव त्वचा की जब बात आती है साथियों यहाँ पे, तो मानव त्वचा में क्या होता है, रंगों की जो वंशागति होती है, याद रखिएगा ये सवाल बहुत बार पूछा गया है और फिर से याद रखिएगा 2024 में यहाँ पे लिख देता हूं, और निश्चित रूप से ये 2024 में पूछा जाएगा। मानव में त्वचा की रंगों की अगर वंशागति की बात करती है तो अधिक जीन की वंशागति होती है। सिंपल से याद रखिएगा, सिंपल से इस ट्रिक से याद रखिएगा कि मानव में जो होती है कोशिका बहुत सारी होती है, छोटी छोटी कोशिकाओं से हमारी त्वचा बनी होती है, तो बहुत सारे कोशिका होती है, तो वंशागति क्या होती है साथियों, बहुत सारे जीन की होती है। इसे आप याद रखिएगा इस ट्रिक से। क्लियर है? सभी का ऑप्शन नंबर सी वैसे आ रहा है जो कि बिल्कुल राइट है, और आशा है कि आप लोग पूरे एनसीईआरटी को पढ़ चुके हैं, और नहीं पढ़े हैं तो जल्दी उसका भी तैयारी वन शॉट में आपको इस पर मिलेगा, स्टडी विथ रवि पर। तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
8 नंबर सवाल, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न किसमें होती है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया, लवक या राइबोसोम या सेंट्रोसोम्स में। प्रोटीन संश्लेषण की यहाँ पे आपसे बात किया है कि क्रिया जो है संपन्न किसमें होती है। प्रोटीन संश्लेषण की बात की है, फटाफट से बताएंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण की बात की है तो राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है साथियों? प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में। लेकिन अलग से भी हम प्रोटीन का यूज कर सकते हैं, जैसे खाना के माध्यम से दाल खाते हैं, उसमें क्या होता है साथियों? प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। तो ये जो है इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, आप लोग पूरी तरह से बनाने का प्रयास करें। जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं साथियों उसको भी लिखने का प्रयास करें और 2024 में एकदम तहलका मचा के आप लोग आएंगे। अगला नंबर सवाल है 9 नंबर सवाल, डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया? यानी कह रहा है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो डीएनए अंगुलिका प्रिंटिंग को किसने विकसित किया था? फ्लेमिंग ने, एलेक्स जेफरी, स्मिथ या वाटसन? सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में फटाफट से आना चाहिए। फटाफट से जवाब देंगे आप लोग कि किसने विकसित किया था डीएनए अंगुली प्रिंटिंग को। फ्लेमिंग, एलेक्स जेफरी, स्मिथ, वाटसन या वाटसन है या एलेक्स जेफरी है, क्या है बताएंगे आप लोग। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है सभी का, जो कि बिल्कुल राइट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे एलेक्स जेफरी हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट है। सभी का राइट आ रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं 10 नंबर सवाल, जंपिंग जीन कहलाता है। जंपिंग जीन क्या कहलाता है बताएंगे? जंपिंग जीन क्या कहलाता है? खंडित जीन कहलाता है, ट्रांसपोजोन जीन कहलाता है या साइलेंट जीन या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी? कुछ भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जा सकता है। तो जंपिंग जीन किसे कहते हैं इसका जवाब बताएंगे। ट्रांसपोजन का मतलब होता है, मान लीजिए एक पौधा है और इसका जीन कोई अलग पौधे में क्या किया गया साथी? यहाँ पे ट्रांसफर किया गया, तो उसको क्या कहते हैं? जंपिंग जीन कहते हैं और इसे अलग भाषा में ट्रांसपोजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जंपिंग जीन क्या कहलाता है? तो ट्रांसपोजन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल 11 नंबर, रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? 11 नंबर सवाल का जवाब फटाफट से आना चाहिए कि रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? डीएनए से है, आरएनए से है या दोनों से है या इनमें से कोई नहीं? रेप्लिकेशन इनमें से किससे संबंधित है? सभी का जवाब फटाफट से आना चाहिए। साथियों, रेप्लिकेशन की जब बात आती है, रेप्लिकेशन करने का मतलब होता है डीएनए से डीएनए को बनाना। ये डीएनए में संबंधित है। किससे संबंधित है साथियों? डीएनए से संबंधित है। क्लियर? आगे चलते हैं अगला नंबर सवाल की ओर। 12 नंबर सवाल कहता है कि एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं या ट्रांसवर्जन या इनमें से कोई नहीं? या कह रहा है इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, यानी दोबारा यहाँ पे प्रिंटिंग किया। चलिए इसको हटाइए। कहता है एडेनिन की जगह पर 4 प्रकार के यहाँ पे क्या होती है? एडेनिन होती है, ग्वानिन होती है, साइटोसिन होती है, यूरेसिल होती है। तो एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने की क्या कहते हैं? तो ट्रांसवर्जन कहते हैं। मान लीजिए कहीं भी रहेगा तो क्या रहेगा? और एक थाइमिन भी होती है, याद रखिएगा। तो एडेनिन क्या होती है? थाइमिन के साथ होती है। और ग्वानिन जो होती है साथियों वो 3 बॉन्ड के साथ साइटोसिन के साथ होती है। तो एडेनिन की जगह पर क्या आ जाता है यहाँ पे साथियों? साइटोसिन कभी कभी आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ट्रांसवर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। ऐसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। कभी कभी साथियों यहाँ पे आपसे ऐसा भी पूछा जाता है कि एडेनिन की जगह पर साइटोसिन आने को क्या कहते हैं? साथियों याद रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसवर्जन इसका ऑप्शन हो जाता है। लेकिन आपसे कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि किसी डीएनए में एडेनिन की मात्रा मान लीजिए 50% दिया गया है, ठीक है,
लेकिन वहां पे आपसे पूछ देगा कि साइटोसिन की मात्रा बताइए। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडेनिन अगर 50% है, ठीक है, इस प्रकार का नहीं बनेगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि एडेनिन अगर, मान लीजिए एडेनिन अगर कितना है 20% है, तो साइटोसिन की मात्रा पूछ दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, एडेनिन और थाइमिन तो बराबर बराबर होता है, तो एडेनिन अगर 20 है तो थाइमिन भी कितना होगा, 20 होगा, यानी 20 20 40 हो गया उधर, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। आपको यहाँ पे साइटोसिन जैसे ही मतलब अलग पूछेगा, जैसे एडेनिन बराबर थाइमिन होता है और ग्वानिन बराबर साइटोसिन होता है, लेकिन आपसे एडेनिन के बदले थाइमिन नहीं पूछा, वो डायरेक्ट यहाँ पे साइटोसिन पूछ दिया, यानी ग्वानिन की जोड़ी का पूछ दिया। तो उस समय आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, 50 में से क्या करना है साथियों, जो दिया गया है उसको घटा देना है, तो ये ग्वानिन या साइटोसिन की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार आपको सॉल्व कर लेना है, और इस प्रकार का भी प्रश्न, एक प्रश्न निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे है एडेनिन की जगह पर साइटोसिन आने को क्या कहते हैं, तो ट्रांसवर्जन कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं 13 नंबर सवाल की ओर। ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है, किससे संबंधित है ओकाजाकी टुकड़ा, बताइए। ओकाजाकी टुकड़ा या इसके जगह पर क्या शब्द यूज किया जाता है, खंड। खंड यूज इसके जगह पर किया जाता है, यानी ओकाजाकी खंड या ओकाजाकी टुकड़ा किससे संबंधित है, ट्रांसवर्जन से, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन से, या ऑटोमेशन दोनों से, या रेप्लिकेशन से। तो ओकाजाकी टुकड़ा संबंधित है, किससे संबंधित है, सभी स्टूडेंट का जवाब आना चाहिए फटाफट से। रेप्लिकेशन से संबंधित साथियों, किससे संबंधित है, रेप्लिकेशन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है इस प्रश्न के लिए डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है कि प्यूरिन की जगह पर पिरामिडीन और तथा पिरिमिडीन की जगह पर प्यूरिन की प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं, तो भी ट्रांसवर्जन कहलाता है। जहां भी प्रतिस्थापन की बात आएगी तो वो ट्रांसवर्जन हो जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रकार का जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है एमबीबीआई है, थोड़ा कठिन प्रश्न होता है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 15 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन समापन कूट, क्या कहता है, इनमें से कौन समापन कूट टर्मिनेटिव कोडोन है, बताइए। इनमें से कौन समापन कूट यानी टर्मिनेटिव कोडोन कौन सा है, यूएए, यूसीसी, एयूजी या जीयूजी। तो टर्मिनेशन कोडोन, इनमें से समापन कोडोन यानी उल्लू आया आया, ये क्या हो जाता है साथियों, समापन कोडोन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट हो जाएगा। ये क्या होता है, कोड होता है, जब कोडिंग होती है डीएनए के उसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पे यूएए क्या है साथियों, समापन कोडोन है। जीयूजी एयूजी की बात करें, ये क्या है साथियों, प्रारंभन कोडोन होता है, याद रखिएगा। इस प्रकार का भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। आगे चलते हैं 16 नंबर सवाल की ओर। डीएनए वे भाग जो प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यानी डीएनए के वे भाग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रकार का डीएनए होता है, आपको पता होगा। तो वे प्रोटीन संश्लेषण हेतु कोडिंग में भाग नहीं लेते, उन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रॉन्स या ट्रांसपोजन्स, इनमें से कोई नहीं। ये दो की बात करिए कोडिंग में भाग लेता है, लेकिन इंट्रॉन्स जो है, इंट्रॉन्स का काम कोडिंग में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न लाया गया है, जो सबसे ज्यादा बार भी पूछा गया है, वो प्रश्न का भी इसमें शामिल किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग अगला नंबर सवाल की ओर। 17 नंबर पर कहते हैं लेक ओपरेन ओवन एवं ट्रेप्टोफॉन ओपेरॉन सही ढंग से जीन की क्रियाविधि दर्शाता है। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन चांस बन सकता है, इसलिए इसको शामिल किया गया है। ये बैक्टीरिया में होता है क्रियाविधि, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। ज्यादा हार्ड अगर पूछता है तो इस प्रकार का आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए एक दो प्रश्न इसमें भी शामिल किया गया है। 18 नंबर पर चलते हैं। कहता है कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, सभी का जवाब आना चाहिए फटाफट। चलिए साथियों, फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और डीएनए के नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं, इंट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, इंट्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं 19 नंबर पर। कहता है इनमें से कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है, कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है, सीसीसी या यूएजी, यूएए या एयूजी।
तो कौन श्रृंखला प्रारंभन कोडोन है? AUG जो होता है साथियों, याद रखिएगा AUG क्या होता है? प्रारंभन कोडोन होता है। बाकी बात जितने भी दिया गया है इसमें सभी समापन कोडोन है। कोडोन से सबसे ज्यादा प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। और निश्चित रूप से 2024 में भी इसी प्रकार का प्रश्न आपसे कोडोन से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा ऐसे प्रश्न को, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको गलती ना हो आपके एग्जाम में। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। 20 नंबर सवाल है कि जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरीन के स्थान पर पिरामिडीन प्रतिस्थापित हो जाए, इसे क्या कहते हैं? कभी आपसे पिरामिडीन की जगह पर प्यूरीन पूछेगा, तो कभी प्यूरीन की जगह पर पिरामिडीन पूछेगा। तो बताइए इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, या इन्वर्जन कहते हैं? तो याद रखिएगा ट्रांसवर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? ट्रांसवर्जन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी कहलाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है और निश्चित रूप से 2024 में भी पूछा जाएगा, इसलिए बिल्कुल याद रखिए और घबराने की जरूरत नहीं है। हल्का ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। जो इस लेक्चर में कराया जा रहा है, आज के लेक्चर से निश्चित रूप से 20 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा साथियों। 200 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस निश्चित रूप से इससे पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं 21 नंबर पर। जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए की बात की है, किसको कहा जाता है? कोडिंग क्रम, नॉन कोडिंग क्रम, या प्रमोटर जीन, हिस्टोन प्रोटीन? जंक डीएनए किसको कहा जाता है? नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। किसको? नॉन कोडिंग क्रम को क्या कहते हैं? जंक डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जंक डीएनए किसको कहते हैं? नॉन कोडिंग क्रम को कहते हैं। अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल कहता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? जी हाँ, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है ये आपको बताना है। प्रतिलेखन के समय, स्थानांतर के समय, या द्विगुणन, या पराक्रमण के समय? ओकाजाकी खंड के यहाँ पे यानी फ्रेगमेंट्स की बात की है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? प्रतिलेखन, स्थानांतरण, द्विगुणन, या पराक्रमण के समय? तो ओकाजाकी जो है खंड है साथियों, वो द्विगुणन के समय बनता है। कब बनता है साथियों? द्विगुणन के समय बनता है, याद रखिएगा। और इस प्रश्न की बात करें साथियों, सबसे ज्यादा बार पूछा गया इस चैप्टर से ये प्रश्न है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कब बनता है? तो ये द्विगुणन के समय बनता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 23 नंबर सवाल। प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? अमीनो अम्ल को सक्रिय किया जाता है इस प्रक्रिया को प्रोटीन संश्लेषण को पूरा करने के लिए। तो प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एएमपी की, एडीपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, जीडीपी या एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसे कहते हैं। तो ये जो होता है एटीपी की आवश्यकता होती है। एटीपी जाता है और अमीनो अम्ल को कहता है भाई तू सक्रिय हो जाओ। तो एक्टिव होने के लिए साथियों किसको सक्रिय करना पड़ता है? साथियों अमीनो अम्ल को सक्रिय करना पड़ता है। और कौन जाता है करने? तो एटीपी जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। याद रखिएगा ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगला नंबर सवाल 24 नंबर कहता है स्थानांतर की क्रिया संबंधित है। स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है किससे? डीएनए संश्लेषण, आरएनए संश्लेषण यानी सिंथेसिस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, या सी कहता है राइबोसोम संश्लेषण या राइबोसोम सिंथेसिस, या ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन संश्लेषण। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? प्रोटीन संश्लेषण में स्थानांतरण किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण में क्या होता है साथियों? स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है। 24 नंबर सवाल का जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी है और डी एकदम राइट है। याद रखिएगा एकदम ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और 25 नंबर सवाल देखते हैं। 25 नंबर सवाल करने से पहले एक सवाल बनता है यहाँ पे और उसका जवाब कॉपी पे लिख कर रखना है और लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताना है। आरएनए का पहला आनुवांशिक पदार्थ था, ये सबसे पहले किसने बताया? इसका जवाब आपको बताना है। आरएनए
पहला आनुवंशिक पदार्थ था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है? क्लियर है, तो आगे चलते हैं और 25 नंबर सवाल को देखते हैं। कहता है कि किसी स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होता है। द्विसंकर क्रॉस में, अनुरूपक जीन में, या अपूर्ण प्रभाविता में, या निरोधात्मक जीन में। 4 ऑप्शन है और फटाफट से आप लोग बताएंगे। द्विसंकर क्रॉस या अनुपूरक जीन, अपूर्ण प्रभाविता, किसमें ऐसा होता है? तो अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है साथियों? F2 पीढ़ी में समलक्षणी समजीनी अनुपात समान होता है। बिल्कुल राइट है। रूपांतरित सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था? याद रखिएगा, एवेरी और मैकलियोड, मैगजिलिन मैक्लियोड, जो 1933 से 1944 ईस्वी के कार्यकाल में समझाया था इस प्रकार को, रूपांतरित सिद्धांत को। तो ये भी एक प्रकार का क्या है साथियों? अपूर्ण प्रभाविता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला नंबर 26 नंबर सवाल है कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है। ट्रांसक्रिप्शन के लिए ऐसा कौन सा एंजाइम है जो जरूरी पड़ता है? फटाफट से आप लोग इसका जवाब बताएंगे। ट्रांसक्रिप्शन की यहाँ पे बात किया गया है और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम जरूरी होता है वो कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज है, या आरएनए पॉलीमरेज है, या एंडोन्यूक्लियेज है, या इनमें से सभी है? यहाँ पे पूछा गया ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम जरूरी होता है। तो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होता है। क्या आरएनए पॉलीमरेज जो होता है साथियों वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए जरूरी होता है? याद रखिएगा, बी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। और ट्रांसक्रिप्शन के लिए जो एंजाइम जरूरी है, इस प्रकार की प्रश्न की बात करें तो सबसे ज्यादा बार ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2024 में भी इस प्रश्न की संभावना पूरी तरह से बनती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर पर। कहता है डीएनए खंड जो समान, उग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ता है क्या कहलाता है? कोडिंग होती है साथियों, इस प्रकार की कोडिंग होती है। ठीक है, इस प्रकार की कोडिंग होती है और इसमें क्या होता है, एक जीन आती है यहाँ पे और ये आगे की ओर पढ़ते हुए जाती है, यानी चेक करते हुए जाता है कौन सा जीन कहाँ पे लगा है। तो डीएनए खंड को समान, उग्र तथा पश्च से भी यहाँ पे क्या होता है, एक तरह एक ऊपर से होता है। यहाँ पे मान लीजिए जीन का कोडिंग क्रम है इधर से, तो एक इधर से अगर हो रहा है साथियों क्रम, तो एक ऊपर से ऐसे होता रहता है। तो समान, उग्र तथा पश्च के कोड को पढ़ता है क्या कहलाता है? क्या पैलिंड्रोमिक डीएनए या प्लाज्मिक डीएनए कहलाता है। प्लाज्मिक डीएनए किसको कहते हैं? मान लीजिए क्या है, प्लाज्मिक है और इसमें हम किसी पौधे का जीन लगाए और गन के माध्यम से दूसरे पौधे में उसे ट्रांसफर कर दिए, इस प्रक्रिया को क्या कहलाता है? यहाँ पे प्लाज्मिक डीएनए के माध्यम से किया जाता है। लेकिन पूरक डीएनए इसको कहते हैं या प्रतिलिपि डीएनए कहते हैं। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए इस प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैलिंड्रोमिक डीएनए। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है, डीएनए खंड को समान, उग्र तथा पश्च के कोड से पढ़ा जाता है, यानी इसको रीडिंग किया जाता है। ठीक है, 27 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं 28 नंबर पे। कहता है आरएनए में निहित प्यूरिन है। आरएनए में निहित प्यूरिन कहने का मतलब होता है उसमें कौन सा, आरएनए में ऐसा कौन सा प्यूरिन है जो समाहित है, यानी उसमें मिला हुआ है। तो आरएनए की जब बात करते हैं तो ग्वानिन और एडेनिन आता है। क्या? ग्वानिन जिसे जी से सूचित करते हैं और एडेनिन ए से सूचित किया जाता है। ये आरएनए में क्या होता है, निहित होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट है। लेकिन यहाँ पे प्यूरिन की बात की है, पिरिमिडिन की नहीं। याद रखिएगा, कभी कभी आपको कंफ्यूज में किया जा सकता है। तो आरएनए में निहित प्यूरिन कौन सी है? ग्वानिन और एडेनिन है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं 29 नंबर। साइटोसिन और ग्वानोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधन की संख्या होती है। साइटोसिन और ग्वानिन, साइटोसिन जिसे सी से सूचित करते हैं, ग्वानिन जिसे जी से सूचित करते हैं। तो हाइड्रोजन बंध की संख्या इसमें कितनी होती है? हाइड्रोजन बंध की संख्या यहाँ पे कितनी होती है आपसे पूछा गया है। 2 होती है, 3 होती है, 4 या 1। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध टोटल कितना होते हैं? 3 होते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 नंबर आरएनए के लिए कौन सा सही है? तो आरएनए में हमने बताया था यहाँ पे ए टी के साथ होता है, लेकिन टी क्या होता है डीएनए में, लेकिन यहाँ पे ए यू के साथ रहेगा क्योंकि आरएनए है
एडेनिन और यूरासिल के साथ होता है आरएनए में। लेकिन यहीं पे अगर डीएनए की बात करता है, किसका बात करता है साथियों, डीएनए की, तो डीएनए में क्या होता है, एडेनिन क्या होता है, थाइमिन के साथ रहता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर पे। 31 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परिवर्तनशील है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है। ये जो ग्राफ है इसका ग्राफ जरूर याद रखिएगा, आपके बुक में दिया गया है, लेकिन ये भी सवाल आपसे पूछा जाता है, कौन परिवर्तनशील है, यानी परिवर्तन उसे परिवर्तित किया जाता है परंतु खास प्रजाति के लिए स्थिर है। किसी एक खास प्रजाति के लिए वो स्थिर होता है, तो ए बराबर क्या हो, ए प्लस क्या होता है, टी होता है, एडेनिन और थाइमिन मिला के क्या हो जाता है, ग्वानिन प्लस साइटोसिन होता है। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला 32 नंबर है कि कौन सा टर्मिनल स्टॉप कोडोन है। स्टॉप कोडोन कौन सा कहलाता है यहाँ पे, यूएजी अंबर जिसे कहते हैं, या यूएए ओकर, या यूजीए ओपल, या इनमें से सभी। तो कौन सा टर्मिनल यानी स्टॉप कोडोन है, इनमें से सभी क्या है साथियों, स्टॉप कोडोन कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है डी इस प्रश्न के लिए राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल पे है, चलते हैं 33 नंबर पे। किसी पॉलीटाइड श्रृंखला में 100 अमीनो अम्ल है, ठीक है, इससे कितने प्रकार का प्रोटीन निर्माण टेम्पलेट जेनेटिक कोड के तहत हो सकता है। तो याद रखिएगा इसका ये एनसीईआरटी का क्या है साथियों, डाटा है 2100, कितना, यानी 20,100 इसे कह सकते हैं स्क्वायर, कितना, 20,100 स्क्वायर इसे कह सकते हैं। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीआरएनए का रिकॉग्नाइजेशन है। टीआरएनए कहने का मतलब होता है ट्रांसलेशन आरएनए, क्या होता है, ट्रांसलेशन आरएनए होता है। तो कौन सा टीआरएनए का रिकॉग्नाइजेशन है, तो एंटीकोडॉन होता है, याद रखिएगा, क्या होता है, एंटीकोडॉन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते चले ताकि आज की क्लास में मजा आए। चलिए 35 नंबर सवाल है, आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए के दोनों वलय पर, डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर, या डीएनए के पूरक स्ट्रैंड पर, या सी डीएनए पे। तो आरएनए का संश्लेषण जो होता है डीएनए के सेंस स्ट्रैंड पर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 36 नंबर है कि किसी जेनेटिक कोड के 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार का अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है, यानी किसी जेनेटिक कोडोन के 64 कोडोन में कितने कोडोन्स द्वारा 20 प्रकार के अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है, तो 61 प्रकार का, कितना, 61 प्रकार का क्या होता है, संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल 37 नंबर कहता है प्रोटीन संश्लेषण के लिए इनिशिएशन कोडोन कौन सा है, यानी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सबसे जरूरी कोडोन कौन सा है इनमें से, तो जीजीयू जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कोडोन माना जाता है। आगे 38 नंबर, जेनेटिक कोडोन कहाँ रहता है, बताइए जेनेटिक कोडोन कहाँ पे रहता है, जेनेटिक कोड कहाँ रहता है, आरआरएनए, टीआरएनए, या 1डीएनए, या एमआरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है, जेनेटिक कोडोन होता है। मैसेंजर कहने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह क्या, किसी समाचार को आगे बढ़ाना या किसी बात को आगे बढ़ाना, तो ये जेनेटिक कोडोन है। जेनेटिक भी चाहता है कि अब एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में हो जाए। तो एमआरएनए जो है जेनेटिक कोडोन कहाँ स्थित रहता है, एमआरएनए में रहता है, जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं, दूत आरएनए जिसे हिंदी में बोला जाता है। 39 नंबर सवाल है, किसी डीएनए में कोडोन ए है, इसके एंटी कोडोन क्या होंगे। किसी डीएनए में कोडोन ए है, इसके एंटी कोडोन में क्या होगा, तो ए के एंटी कोडोन में भी ए ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे डीएनए में पूछा गया है। आगे चलते हैं 40 नंबर, इन निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5 मेथिल यूरेसिल है। निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5 मेथिल यूरेसिल है, एडेनिन का, ग्वानिन का, थाइमिन का, या साइटोसिन का। सभी का जवाब फटाफट से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए कि निम्नलिखित क्षार का दूसरा नाम 5 मेथिल यूरेसिल किसका है, तो थाइमिन को हम क्या कहते हैं, 5 मेथिल क्या बोलते हैं, 5 मेथिल यूरेसिल बोलते हैं, यूरेसिल। अगला नंबर सवाल है 41 नंबर, निम्नलिखित न्यूक्लिक अम्ल
अनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरक दोनों का कार्य करता है। यानी निम्नलिखित यूरिक्सिल अनुवांशिक पदार्थ और उत्प्रेरण दोनों का कार्य करता है। डीएनए करता है, आरएनए, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूक्लिक अम्ल जो अनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है, दोनों का कार्य कर सकता है। उत्प्रेरक का वो आरएनए है, लेकिन सिर्फ अनुवांशिक पदार्थ की अगर बात करता है तो सिर्फ डीएनए होता है। लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य किया है, उत्प्रेरक भी आरएनए करता है, डीएनए बिल्कुल नहीं करता। अगर डीएनए करता तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट होते। 42 नंबर सवाल है, कहता है एक प्रारूपिक न्यूक्लियोसोम्स में हिस्टोन अष्टक पर लिपटे डीएनए कुंडली में क्षार युग्मकों की संख्या होती है। अष्टक होती है इस प्रकार की और इस पर यहाँ पे लिपटा हुआ रहता है कौन सा न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लियोसोम हिस्टोन अष्टक पर लिपटे हुए होते हैं। तो डीएनए कुंडली में क्षार की संख्या होती है टोटल 200 होती है। एक सवाल यहाँ पे बनता है साथियों कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है। डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है। चार्ज मतलब आवेश कौन सा होता है, प्लस होता है, माइनस होता है या न्यूट्रल होता है। तो डीएनए की बात करते हैं माइनस इस पे चार्ज होता है। क्या होता है साथियों, माइनस चार्ज होता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चार्ज वाला प्रश्न जरूर याद रखिएगा। ये प्रश्न आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल लाइन टू लाइन मिल जाएगा। आगे चलते हैं 43 नंबर, मानव जीनोम में क्षार युग्मकों की संख्या है। मानव जीनोम में क्षार युग्मक की संख्या यहाँ पे पूछा गया, तो इसे हम पावर में बताते हैं 3 × 10 के पावर 9। 3 × 10 के पावर 9 बताते हैं मानव जीनोम में क्षार युग्मों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पर, मानव के निम्नलिखित गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक है। गुणसूत्र में जीन की संख्या सर्वाधिक है। गुणसूत्र ए कहलाता है जिसमें सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाया जाता है। 45 नंबर है कि निम्नलिखित ने अंगुली छापी जिसे डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, तकनीक को सर्वप्रथम विकसित किया। अंगुली छापी तकनीक सबसे महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है और इसके माध्यम से रेप केस में, किसी चोरी डकैती या किसी अन्य केस में, जैसे अपने माता पिता को पहचानने या अलग अलग तरीके के जो केस बनते हैं हमारे धरती पे, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है अंगुली छापी और महंगा कॉस्टली ये टेस्ट किया जाता है। तो सर्वप्रथम विकसित किया था एलेक्स जेफरी ने। किसने? एलेक्स जेफरी ने इसका विकसित किया था सबसे पहले और खोज भी इसी को श्रेय जाता है। खोजने का श्रेय एलेक्स जेफरी को ही जाता है। अगला नंबर सवाल है 46 नंबर, जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन होता है। जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन कौन सा होता है? मोनोसिस्ट्रोनिक या पॉलीसिस्ट्रोनिक, नॉन सिस्ट्रोनिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीवाणु के अनुलेखन इकाई में संरचनात्मक जीन जो होता है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक होता है। क्या होता है? पॉलीसिस्ट्रोनिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट है। 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से अंतरापति जीन व्यवस्था उपस्थित नहीं होता, तो ये जीवाणु में उपस्थित नहीं होता। सिंपल से याद रखिएगा, इस प्रश्न का कम चांस है आने का। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित आरएनए पॉलीमरेज सुकेंद्रित में दूत आरएनए का अनुलेखन होता है, तो पॉलीमरेज सेकेंड में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आसान प्रश्न भी आएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, इसलिए हार्ड प्रश्न भी लाया गया है, मीडियम लेवल का भी लाया गया है, ताकि आपको सभी प्रकार का क्वेश्चन आना चाहिए और आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। चलिए 49 नंबर सवाल है कि प्रतिकृति के दौरान डीएनए पॉलीमरेज द्वारा बहुलकन की दिशा होती है। तो प्रतिकृति के दौरान जो होती है साथियों, बहुलीकरण की दिशा जो होती है वो 5' से 3' की ओर होती है। इधर से 5' और इधर से 3', ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस प्रकार नहीं होता, इस प्रकार किया जाता है। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 50 नंबर हमने 50 मार लिया है। चलिए 50 नंबर सवाल का जवाब बताइए। निम्नलिखित में से अनुलेखन और स्थानांतरण साथ साथ संपन्न हो सकते हैं। निम्नलिखित में अनुलेखन और स्थानांतरण साथ साथ संपन्न हो सकते हैं, तो ऐसा जीवाणु में होता है। किसमें होता है साथियों? जीवाणु में होता है ऐसा, जो अनुलेखन और स्थानांतरण साथ साथ संपन्न होता है। किसमें? जीवाणु में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला नंबर, रोधकूट की संख्या होती है। रोधकूट की संख्या कितनी होती है?
तो रोध कूट की संख्या हमने बताया था आपको 3 होती है। अगला नंबर सवाल 52 नंबर, डीएनए अणु के न्यूक्लियोसाइड को पूरक होता है, यानी न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है, आपसे पूछा गया। सभी का जवाब आना चाहिए। डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है तो टीआरएनए का नाइट्रोजनी बेस या एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस होता है। तो ये क्या होता है, एमआरएनए का नाइट्रोजन बेस जो होता है यही न्यूक्लियोटाइडों का पूरक होता है। 53 नंबर कहता है कि किसी जीन के साथ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जुटा हुआ रहता है। किस जीन के साथ ऐसा होता है कि एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जुटा हुआ रहता है? तो ये प्रमोटर जीन के साथ ऐसा होता है। किस जीन के साथ? प्रमोटर जीन के साथ होता है, याद रखिएगा। और इस प्रश्न की बात करें, ये प्रश्न आपके 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, ये आप प्रीवियस ईयर्स में जाके देख सकते हैं। 54 नंबर सवाल है कि लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? लैक ओपेरॉन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कहता है 3 या 5, 1 या इनमें से कोई नहीं। यह क्या होगा, लैक ऑपरेन में कितने संरचनात्मक जीन पाए जाते हैं? टोटल के टोटल 3 जीन ऐसे होते हैं जो लैक ऑपरेन में पाए जाते हैं। 55 नंबर कहता है डीएनए पैरामिडीन में पाया जाता है। डीएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है क्या? थाइमिन और साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल या थाइमिन और यूरेसिल? तो ये थाइमिन और यूरेसिल जो होता है ये डीएनए के पैरामिडीन में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। अगला 56 नंबर सवाल कहता है कि एक संदेशवाहक आरएनए में, संदेशवाहक यानी मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एमआरएनए। आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड नहीं यहाँ पे पूछा, न्यूक्लियोटाइड पूछा है। न्यूक्लियोटाइड का क्रम एमिनो अम्ल के लिए एक कोडोन बनाता है। तो टोटल 3 कोडोन मिलकर क्या बनता है साथियों? 3 अमीनो अम्ल मिलकर एक कोडोन का निर्माण करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। 57 नंबर सवाल है कि ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडोन से बंधता है उसे क्या कहते हैं? एंटीकोडोन कहते हैं। बांधने की प्रक्रिया जब भी आएगी तो आप याद रखिएगा उल्टा, यानी एंटीकोडोन। 58 नंबर सवाल है कि एक एमआरएनए में अमीनो अम्ल के कोड के लिए कितनी न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम है? तो एक अनुक्रम बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। 59 नंबर सवाल है कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? तो वो डीएनए पॉलीमरेज की रहती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका माना जाता है डीएनए पॉलीमरेज की, जो डीएनए द्विगुणन में मुख्य भूमिका निभाता है। 60 नंबर है कि प्रोटीन संश्लेषण में 2 अमीनो अम्ल के बीच किस प्रकार का बंध बनता है? प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में 2 अमीनो अम्ल के बीच, ठीक है, किस प्रकार का बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बंध, हाइड्रोजन बंध, न्यूक्लियोटाइड बंध या न्यूक्लियोसाइड्स बंध? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 अमीनो अम्ल के बीच पूछा गया है तो पेप्टाइड बंध पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 61 नंबर सवाल है कि बीडल एवं टोटम का न्यूरोस्पोरा कैसा पर किया गया महत्वपूर्ण प्रयोग सिद्ध करता है कि एक एंजाइम एक जीन को सुधारता है, एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है या एक जीन द्वारा अनेकों जीन उत्पन्न होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो 1 एंजाइम 1 जीन का जो नारा दिया था वो बेडल और टेटम ने दिया था, और एक एंजाइम एक जीन उत्पन्न करता है। इसमें इस सीधे क्या करता है? सिद्ध करता है इस प्रकार का न्यूरोस्पोरा। आगे चलते हैं 62 नंबर पर, निम्नलिखित में से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है। अनुलेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है? डीएनए मिथाइलेज, सीएटी बॉक्स, प्रोमोटर या डीएनए पॉलीमरेज? डीएनए से अनुलेखन के लिए महत्वपूर्ण है तो यहाँ पे डीएनए क्या होता है? मिथाइलेज होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 63 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कार्य है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कार्य क्या है? संतान के सही माता पिता की पहचान करना बिल्कुल है। जैसा कि हमने बताया था, सही माता पिता की पहचान करने के लिए डीएनए की उपयोग फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। फोरेंसिक विज्ञान द्वारा प्रयोगशाला में अपराधियों की पहचान करना
सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इसकी होती है, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन सी कहता है संगीत माता पिता की जानकारी प्राप्त करना, बिल्कुल ये भी राइट है, यानी इनमें से सभी राइट है। तो आप लोग फाइनली ऑप्शन नंबर डी को लगा के आएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार की अगर क्वेश्चंस की बात करें तो फिंगरप्रिंट क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है और 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। तो ऐसे ही आप पॉइंट बना के 4 पॉइंट अगर आप लिख देते हैं तो 2 नंबर आपको पक्का दे दिया जाएगा। 64 नंबर सवाल है कि अनुलेखन के समय यदि डीएनए ब्लैक के न्यूक्लियोटाइड क्रम को ATACG द्वारा कोडित किया जाता है तो एमआरएन में न्यूक्लियोटाइड का विलय होगा। जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक की जगह पर क्या होगा, यहाँ पे यूरासिल आ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे बात किया है और एमआरएनए की बात किया है। तो आपको बताया था कि आरएनए में थाइमिन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। टी के जगह पर एडेनिन आ जाएगा, बिल्कुल राइट है। ए की जगह पर फिर से यूरासिल आ जाएगा और ग्वानिन की जगह पर साइटोसिन, या साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन, फिर ग्वानिन की जगह पर क्या आ जाएगा, साइटोसिन। तो टोटल ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जा रहा है इस प्रश्न के लिए राइट। 65 नंबर है कि आरएनए के पिरिमिडीन में पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन, जिसे सी से और टी से सूचित करते हैं, एडेनिन जिसे ए से और ग्वानिन जिसे जी से सूचित करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, साइटोसिन और यूरेसिल क्या है, आरएनए के पिरिमिडीन में पाया जाता है। 66 नंबर है कि ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है। ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है, को प्रोटीन के द्वारा, सिग्मा फैक्टर के द्वारा, री प्रोटीन के द्वारा, या ओमेगा फैक्टर के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन की समाप्ति किसके द्वारा होती है, तो रो प्रोटीन के द्वारा होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट है। 67 नंबर, डीएनए एक जीवाणु को कोशिका से दूसरे जीवाणु कोशिका में जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरण को क्या कहते हैं, तो ये ट्रांसडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। किस आरएनए का क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है, होता है या टी आरएनए होता है, याद रखिए, सिंपल सी बात है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चंस, क्योंकि आज की क्लास में मात्र 70 ही क्वेश्चंस को रखेंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा क्लास हो जाएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अभी 70 क्वेश्चंस तक हम लोग कर लेते हैं, फिर से अगला क्लास में यानी पार्ट 2 में सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आरएनए संबंध के पश्चात कौन सा एंजाइम एक्सॉन खंडों को पुनर्जोड़ता है, तो आरएनए लाइगेज, याद रखिएगा। और लास्ट सवाल आज की क्लास की कहता है एक डीएनए अणु में एडेनिन एवं थाइमिन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंध को क्या कहते हैं। बंधों की संख्या पूछा गया है तो 2 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट है। तो साथियों, आज की क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट करना बिल्कुल भी आप लोग ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना लाभ उठा पाए। पीडीएफ लेने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोग लिखा हुआ रहेगा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन हाँ याद रहे आंसर के साथ पीडीएफ बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आंसर अलग से आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में धमाकेदार शुरुआत के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।